वेलकम बैक बच्चों। हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर हार्मोनिक ऑसिलेटर कवर कर लिया था वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। उसके बाद हमारे पास आता है एनहार्मोनिक ऑसिलेटर। तो अभी देखते हैं एनहार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है और उसकी डिफरेंट कंडीशंस क्या होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। एनहार्मोनिक ऑसिलेटर, देखो बच्चे, एनहार्मोनिक ऑसिलेटर क्या बोला था, हम बोलते थे इन आवर रियल वर्ल्ड, इन आवर रियल कंडीशंस, क्या बोल दिया था, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस द एक्सटेंट ऑफ वाइब्रेशन डिक्रीजेस, द एक्सटेंट ऑफ वाइब्रेशंस डिक्रीजेस and it finally stops then our simple harmonic oscillator is called enharmonic oscillators। इन एनहार्मोनिक ऑसिलेटर, इसको जो क्या बोलते हैं कि जो एक्सटर्नल फोर्स द एक्सटेंट ऑफ वाइब्रेशन डिक्रीजेस दैट इज डैम्पिंग, इसको हम बोल देते हैं कि जो एक्सटेंट हो गया वाइब्रेशन का डिक्रीज हो गई, या बोल सकते हैं ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस द डैम्पिंग ऑफ वाइब्रेशनल मोशंस अकर। ये भी हम बोल सकते हैं क्या, डैम्पिंग ऑफ वाइब्रेशनल मोशन अकर, डैम्पिंग ऑफ वाइब्रेशनल मोशन अकर्स, ये बोल सकते हैं। और बच्चे कहां पर, किसकी जगह पे, एक्सटेंट ऑफ ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस द डैम्पिंग ऑफ वाइब्रेशनल मोशन अकर्स एंड फाइनली इट स्टॉप्स, एंड फाइनली यहां से यहां तक, एंड फाइनली इट स्टॉप्स देन आवर ओ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड हार्मोनिक ऑसिलेटर। और इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि ऑन स्ट्रेचिंग ए पर्टिकुलर लिमिट एंड ऑन स्ट्रेचिंग on stretching to a particular range oblique limit, its bond breaks, the bonds between atoms breaks। अगर ऐसा हो जाता है तो हम उसको बोल देते हैं एनहार्मोनिक ऑसिलेटर। तो बच्चे इसका जो एनर्जी एक्सप्रेशन है, वो एनर्जी एक्सप्रेशन हम कैसे लिखते हैं, ई इस तरीके से लिखा है, इसका मतलब सेंटीमीटर में, तो क्या हो गया, v प्लस 1/2 क्या था, ओमेगा ई। देखो बुक में ये ओमेगा ई लिखा, ओमेगा बार लिखा है या म्यू बार लिखा है, वो सेम ही है, ये अलग अलग नहीं है, ये अलग अलग रिप्रेजेंट किया हुआ है। माइनस v प्लस 1/2 का स्क्वायर ओमेगा ई एक्स ई। तो यहां पे हम बोलते हैं इसको एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट, दिस इज एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट। ये क्या बताता है कि किस लेवल के बाद, किस हद के बाद जो बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये ए था, ये बी था, ये मेन पोजीशन थी दोनों के, ये इतना, आपने ए और बी को स्ट्रेच किया तो बी इधर आ गया, ए इधर आ गया, ऐसा। या इसके बाद जैसे ही आप और दूर लेके जाओगे, ये बीच में से बॉन्ड होना ब्रेक हो जाएगा, यानी कि जहां पर ये बॉन्ड ब्रेक करना स्टार्ट हो जाए उसको हम बोल देंगे एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट। ये क्या बताता है कि किस हद के बाद, यानी कि किस लेवल के बाद जो बॉन्ड ब्रेक होना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, उसको हम बोल देते हैं एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट। अगर हम इसको लिखेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, इट टेल्स, यानी कि इट टेल्स एट व्हाट लिमिट बॉन्ड स्टार्ट्स ब्रेकिंग, कि किसके बाद, किस लिमिट के बाद बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एनर्जी एक्सप्रेशन है, इसको हमें निकालना नहीं है, डायरेक्ट ही याद रखना है। वहां पे हमारे पास क्या था, हार्मोनिक में v प्लस 1/2 ओमेगा ई, यहां पर क्या हो गई, ओमेगा ई इंटू एक्स ई आ गई, ये एनहार्मोनिसिटी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया बच्चे हमारे पास, ये एनर्जी होगी। अब क्या हुआ, अगर हम इसकी एनर्जी लेवल बनाए तो कैसे बनाएंगे, देखो एनर्जी लेवल अगर हम लिखें, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के बारे में लिखते हैं, तो इसका जो E1 आएगा, अगर हम एनर्जी लेवल बनाते हैं, देखो ऐसा v इक्वल्स टू 0, तो अब होगा क्या, फाइनली क्या दिखाई देगा आपको, इस तरीके से दिखाई देगा। अगर v इक्वल्स टू 0 है, तो अगर 0 रखूंगा तो क्या हो गया, 1/2 ओमेगा ई, 1/2 ओमेगा ई, माइनस यहां पे 0 रखने से क्या हो जाएगा, 1/4 ओमेगा ई इंटू एक्स ई। फिर क्या हो जाएगा, ये v इक्वल्स टू 1 में कितना था, 3/2 ओमेगा ई, माइनस अब यहां पर 1 रखूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 यानी कि 9/4 ओमेगा ई एक्स ई। फिर ये क्या हो गया, v इक्वल्स टू 2 में कितना था, 5/2 ओमेगा ई, माइनस ये कितना हो जाएगा,
25/4 ओमेगा ई एक्सी। क्यों, जब 2 रखूंगा तो 2 2 जा 4 और 1 5, 25/4। फिर इक्वल्स टू 3 में क्या हो गया 7/2 ओमेगा ई माइनस, अब क्या हो जाएगा 7 49/4 ओमेगा ई एक्सी। देखो बच्चे क्या हुआ कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ v की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एज क्या हो रहा है v इंक्रीजेस, जो इनका जो एनर्जी डिफरेंस है ये डिक्रीज होने लग रहा है कि अगले वाले इसके पास आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि पहले 1/4 डिक्रीज, फिर 9/4, फिर 20/4, फिर क्या है 49/4, ये वैल्यू इंक्रीज होने वाली ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ, एज वी इंक्रीज एनर्जी डिफरेंस क्या हो गया डेल्टा ई डिक्रीजेस। उसमें क्या था कांस्टेंट था। तो अगर हम इसको बनाएं, इसको बनाने के बाद अगर हम बनाएं, देखो क्या था, तो अब हम दोनों को देखते हैं कि हमारे पास जो ऑसिलेटर था सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर यहां पे ऐसा, तो दो टाइप का था। एक हमने बोला कि हार्मोनिक, हार्मोनिक या एन हार्मोनिक, एन हार्मोनिक, एन हार्मोनिक के अंदर क्या हुआ बच्चे, या दूसरा क्या था हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर था, दिस इज हार्मोनिक। तो हार्मोनिक के अंदर जो एनर्जी लेवल थे वो कैसे थे, फिक्स थे, ऐसा ये फिक्स डिफरेंस के ऊपर थे, ये ऐसा, ये डिक्रीज नहीं हो रहे थे, ये v इक्वल्स टू 0 1 2 v इक्वल्स टू 3 पे। और जब हमने इसको बनाया था तो ये ऐसा फिक्स ऐसे आया था, इस तरीके से फिक्स आ गया था, ये v इक्वल्स टू 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इस पॉइंट को अगर हम ऐसा बनाएं तो इस तरीके से, तो ये इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यहाँ पर इस एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करेगा, ये यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यहाँ पर इसको कर रहा है। ये हार्मोनिक के केस में था। लेकिन एन हार्मोनिक का करेंगे तो ये ऐसा v इक्वल्स टू क्या था 0, और ये जो एनर्जी डिफरेंस था सभी के बीच में कितना था, ये सभी के बीच में जो डिफरेंस है ये ओमेगा ई का डिफरेंस था। कितना, ओमेगा ई या एच म्यू, जिसको हमने एच म्यू बोला था, ये ओमेगा ई, ओमेगा बड़ा है बच्चा, ये इस तरीके से। ये v इक्वल्स टू 0, फिर क्या हो गया v इक्वल्स टू 1, फिर ये और कम होने लग गई, फिर ये और कम आने लगे, यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ये क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा, v इक्वल्स टू 4, एनर्जी लेवल डिक्रीज। तो क्या हुआ, जब इसको हम बनाते तो ऐसा बनाते हैं इस तरीके से कि यहां पर तो ये ऐसे आएगा, लेकिन एक अब एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद ये ब्रेक होना स्टार्ट होएगा, तो हम ऐसा दिखा देते हैं कि यहां पे क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन स्टार्ट, डिसोसिएशन स्टार्ट, यानी कि बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट। डिसोसिएशन का मतलब क्या है, बॉन्ड ब्रेकिंग। तो ये एनर्जी लेवल था, ये इसके लिए बोल दे, ये एनर्जी लेवल इसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर, फिर ये एनर्जी लेवल इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एनर्जी लेवल इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एनर्जी लेवल इसको रिप्रेजेंट, ये एनर्जी लेवल इसको। अब ये ऐसे पास में आ जाएंगे, जब बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट होती है तो इस तरीके से हमारे पास में आ जाते हैं। तो ये एनहार्मोनिसिटी का ये लेवल है। हार्मोनिक ऑसिलेटर में ये ऐसा होता है। लेकिन जब हमने क्या किया था, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में किया था, रोटेशनल में हमने क्या देखा था, वहां पर भी हमारे पास, लेकिन वहां पर क्या था, अगर j इक्वल्स टू 1, फिर क्या था j इक्वल्स टू 2, वहां पे 0 एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे जैसे हम वैल्यू बढ़ा रहे, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, j इक्वल्स टू 2 3, j इक्वल्स टू 4, यानी कि वहां पर एनर्जी लेवल इंक्रीज हो रहा था कि एज वैल्यू ऑफ j इंक्रीजेस, एज j इंक्रीज, क्या जो डेल्टा ई था बच्चे, ये डेल्टा ई वो क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, यहां पर ऐसा इंक्रीज होता था हमारे पास। इसमें क्या हो गया, हार्मोनिक में एज v इंक्रीजेस डेल्टा ई क्या है, कांस्टेंट ही है, उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। ये इसके अंदर क्या हो गया, एज v इंक्रीजेस जो डेल्टा ई है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ये था हमारे पास तीनों के अंदर डिफरेंस। तो हम निकालते हैं कि डेल्टा ई क्या आएगा, डेल्टा E1 E2, या इसका सिलेक्शन रूल क्या है। तो ये तो हमारे पास इसका एनर्जी एक्सप्रेशन आगे अलग अलग एनर्जी लेवल के। तो यहां पे भी जो एनर्जी लेवल उनकी फिक्स होगी, इसका मतलब जो एनर्जी वो कैसी है, क्वांटाइज्ड है हमारे पास बच्चे, क्योंकि वो 0 में रहेगा तो ये एनर्जी रहेगी, 1 में रहेगा तो ये एनर्जी, 2 में रहेगा तो यही एनर्जी रहेगी, दूसरी एग्जिस्ट एनर्जी नहीं करेगी। तो हम देखते हैं कि इसके लिए सिलेक्शन रूल क्या है, और उसके बाद जो डिफरेंस आएगा डेल्टा ई वो क्या क्या आएगा। सिलेक्शन रूल फॉर एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। देखो एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो सिलेक्शन रूल बच्चे हम बोलते हैं डेल्टा इक्वल्स टू +-1 भी होगा, +-2 भी होगा, +-3। ये हमारे पास तीनों के तीनों क्या है, हमारे पास यहां पर अलाउड होते हैं। एन हार्मोनिक के अंदर जब हमने किया था ये +-3, तो लेकिन जब हमने हार्मोनिक में किया था तो केवल यही अलाउड था, यहां पर ये तीनों अलाउड है। क्या हुआ देखो, जब हम इसका ये डायग्राम बनाया, एनर्जी लेवल डायग्राम हमारे पास, तो ये इस तरीके से बना। ये क्या था, ये अब पूरा का पूरा ऐसा नहीं है, ये ऐसा होना था, ऐसा लिखा सकते हैं कि ये ऐसा होना था इस तरीके से हार्मोनिक के केस में। लेकिन ये ऐसा कैसे हो जाता है, ये इस तरीके से चला जाता है, ये इधर से हो जाएगा और ये इधर से ये इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट है, ये क्या हो गया, यहाँ पर इसको ये बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे डिसोसिएशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या v इक्वल्स टू 0, फिर v इक्वल्स टू 1, v इक्वल्स टू 2, v इक्वल्स टू
3 और ये ज्यादा हो जाएगा इस तरीके से हमारे पास ये। तो देखो +-1 0 से 1 में जाएगा तो भी अलाउड है, वो 0 से 2 में चला गया तो भी अलाउड है, और वो 0 से यहां पे चला गया तो भी अलाउड है। क्या हुआ, अगर जो डेल्टा V है बच्चे वो कैसा है +1, कैसे 0 से 1 में अलाउड, तो इसको हम बोल देते हैं फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन। फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन, फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन, ये फंडामेंटल है कि सबसे स्ट्रॉन्ग पीक आएगी। क्या हो बच्चे, देखो एक चीज और ध्यान देनी है हम लोगों ने, जब हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की थी, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो वहां पे हमने देखा था कि मोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन, मोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन ऑल एनर्जी लेवल्स, इन ऑल रोटेशनल एनर्जी लेवल, रोटेशनल एनर्जी लेवल। और जो मैक्सिमम पॉपुलेशन था वो किसी भी एक एनर्जी लेवल में डिपेंड हो सकती थी, मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करता था, ऑल सभी में था। तो उसमें जो ग्राउंड स्टेट थी वो मैक्सिमम पॉपुलेटेड नहीं थी, जो ग्राउंड स्टेट था, जो ग्राउंड स्टेट होता था J = 1 के लिए, वो क्या था, नॉट ऑलवेज पॉपुलेटेड, नॉट ऑलवेज मैक्सिमम पॉपुलेटेड बोल सकते थे, मैक्सिमम पॉपुलेटेड, कि वो ऑलवेज पॉपुलेटेड नहीं थी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जब हमने स्पेक्ट्रा देखा था तो इंटेंसिटी पहले क्या हो रही थी, इंक्रीज फिर डिक्रीज। इसका मतलब है कि यहां पर जो ट्रांजिशन होगी ये 0 से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये 5 से 6 के लिए रिप्रेजेंट करते हैं कि 5 वाले में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, उतनी ज्यादा ट्रांजिशन होंगी, जितनी ज्यादा ट्रांजिशन उतनी ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ेगी। इसका मतलब ये, या किसी मॉलिक्यूल में ये दूसरा भी हो सकता था, ये पहला 2 के तीसरा ज्यादा हो सकता है फिर कम, यानी कि वो डिपेंड कर रहा था कि कौन सा एनर्जी लेवल उसका मैक्सिमम पॉपुलेटेड है। अगर फर्स्ट वाला होता तो ऑलवेज कैसा ग्राफ आना चाहिए था, ऐसा, ये मैक्सिमम ट्रांजिशन तो मैक्सिमम इंटेंसिटी फिर डिक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं आता। क्यों, क्योंकि ये ऑलवेज जो ग्राउंड स्टेट था J = 1 वो ऑलवेज मैक्सिमम पॉपुलेटेड नहीं था बच्चे हमारे पास। तो ये ग्राउंड लेवल क्या था, J = 1, ये नोट था। तो इसके अलावा हो सकता था, और जो एनर्जी लेवल को हम कैसे दे सकते थे, ये हमने एक्सप्रेशन ही लिखा, तो हम J मैक्सिमम यानी कि कौन सा एनर्जी लेवल मैक्सिमम पॉपुलेटेड, उसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है KT/2B - 1/2, ये होता है। ये रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, जो 2B जो पॉपुलेशन डिफरेंस हम करते थे, KT किस टेम्परेचर पे हम निकाल रहे हैं। तो अगर हम ये वैल्यू रख दें किसी मॉलिक्यूल की तो हमें पता चलेगा कि कौन सा उसका जो रोटेशनल लेवल है वो मैक्सिमम पॉपुलेटेड होगा। लेकिन बच्चे जब हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं, बट इन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन वाइब्रेशनल के अंदर, इस वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर ऑलवेज ग्राउंड स्टेट क्या होती है, ऑलवेज ग्राउंड स्टेट इज मैक्सिमम पॉपुलेटेड, ग्राउंड स्टेट इज मैक्सिमम पॉपुलेटेड। मैक्सिमम पॉपुलेटेड का मतलब सबसे ज्यादा इसी में एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं, बट एज temperature increase, but as temperature increase, population in higher level energy increases, higher energy level increases। अगर हाइयर में जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो हाइयर रोटेशनल वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में रहेंगे। अगर हाइयर में रहेंगे तो फिर ट्रांजिशन ज्यादा होंगी और उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। उस टाइम पे V = 2 ये 0 वाले के लिए नहीं रहेगी। तो नॉर्मली फंडामेंटल क्यों बोला है, क्योंकि ये मैक्सिमम इंटेंसिटी की रहती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी की रहती है एट नॉर्मल टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होते हैं, हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस लेवल में रहेंगे। अब डेल्टा V अगर ये +2 कर दिया 0 से 2, इसको बोल देते हैं फर्स्ट ओवरटोन। इसको क्या बोल देते हैं, फर्स्ट ओवरटोन। ये और थोड़ी कम इंटेंसिटी की मिलेगी। डेल्टा V = +3 आ गया, यानी कि 0 से 3, इसको बोलते थे सेकेंड ओवरटोन। अगर डेल्टा V प्लस है लेकिन ये +1 0 से ना जाके ये 1 से 2 में गया, इसको हम बोल देते हैं हॉट बैंड्स बच्चे, ये हॉट बैंड्स, और इनके इंटेंसिटी इंक्रीज होती है। देखो इसको फंडामेंटल बोला था जब 0 से 1, क्योंकि ये मैक्सिमम पॉपुलेटेड था, या मैक्सिमम ट्रांजिशंस होंगी तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। अगर वो 0 से 2 या 0 से 3 में जाते, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन, इसको बोलते हैं सेकेंड ओवरटोन, कि ओवरटोन मिली हमें इस फंडामेंटल ऑब्जर्व्स के अलावा। लेकिन अगर डेल्टा V प्लस है, अगर 1 से 2 में जा रहा है या वो 2 से 3 में जा रहे हैं, तो हम उसको बोल देते हैं हॉट बैंड्स। अब क्या हुआ, हम यहां पे बोल सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ हॉट बैंड इंक्रीजेस, द इंटेंसिटी ऑफ हॉट बैंड इंक्रीजेस with increase in temperature,
कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा इनकी इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। इसका आंसर ये है क्योंकि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा इस 0 से मैक्सिमम पॉपुलेशन 1 में हो जाएगी और तब 1 से 2 में जाएंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा ट्रांजिशन दिखाएंगे और ज्यादा ट्रांजिशन दिखाएंगे तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो ये क्या है, जो हॉट बैंड की इंटेंसिटी नॉर्मली हाई होती किस पे, हाई टेम्परेचर पे, एट लोअर टेम्परेचर बट एट लोअर टेम्परेचर they are of low intensity, they are of hot bands are of they are of लो इंटेंसिटी। क्योंकि इंटेंसिटी लो होनी जरूरी है भाई, लाजमी है। कैसे? क्योंकि जब ये टेम्परेचर कम है तो इसके अंदर हाइयर जो हमारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है उसमें मॉलिक्यूल्स ही नहीं है, कम नंबर होंगे तो कम ट्रांजिशंस होंगी, कम ट्रांजिशंस होंगी तो क्या होगी, इंटेंसिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि जो इंटेंसिटी होती है रोटेशनल के अंदर वो डायरेक्टली डिपेंड करेगी एन, अब v अपॉन n0 लिख सकता हूं, वो किस पे, e की पावर माइनस e v अपॉन kt लिखूंगा। वहां पर मैं जे लिखा था कि जूल्स के रिस्पेक्ट, सॉरी रोटेशनल क्वांटम नंबर की एनर्जी, यहां पर ये वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की ये लिखूं ऐसा, और इनटू में डीजेनरेसी, अगर डीजेनरेसी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाया ऐसा कि ये क्या था, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमारे पास ये डिपेंड करेगा पॉपुलेशन डिफरेंस पे। ये क्या था, रिलेटिव पॉपुलेशन इंटेंसिटी, रिलेटिव पॉपुलेशन डिफरेंस, की कितना पॉपुलेशन रेशियो आएगा या डिफरेंस आएगा, रिलेटिव पॉपुलेशन डिफरेंस बोलो या इंटेंसिटी बोलो उसकी। तो इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करी थी, पॉपुलेशन डिफरेंस के ऊपर, और ये बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि उनका एनर्जी ये डेल्टा ईवी अपॉन के टी या माइनस डेल्टा ईवी अपॉन के टी, अगर ये 0 रखूंगा लोएस्ट तो ये ऐसा, नहीं तो डेल्टा ई का डिफरेंस। अब हम देखते हैं कि भाई इनका जो मैं एनर्जी डिफरेंस निकालूं तो कितना आएगा हमारे पास, इसका फंडामेंटल का, फर्स्ट ओवरटोन का या सेकेंड ओवरटोन का, तो वो निकाल के देखते हैं कि जो एनर्जी डिफरेंस है वो कितना आएगा। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एनर्जी लेवल्स ऑफ एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो कह रहा कि हम एनर्जी डिफरेंस निकाले तो क्या आएगा, क्योंकि जो हमने हार्मोनिक निकाला था बच्चे, देखो हार्मोनिक के केस में जो हमने एनर्जी डिफरेंस निकाला था डेल्टा ई, वो क्या था, केवल ओमेगा ई, या इसको हम बोल देते हैं ओमेगा बार, या इसको बोलो व्यू बार, या इसको बोलो एच म्यू, दिस इक्वल्स टू, सब इक्वल ही है, तो हमने ये रिप्रेजेंट किया है, और यहां पर ये ऐसा, तो ये फिक्स आ गया था सभी के केस में, ऐसा ये फिक्स ही रहेगा। तो अब हमें क्या किया कि यहां पर हमने बोला डेल्टा ई क्या आएगा, तो हम 0 से 1 देखते हैं, जिसको हमने क्या बोल दिया था, ये किसके इक्वल होगा, एनर्जी ऑफ फर्स्ट माइनस एनर्जी ऑफ 0, यानी कि एनर्जी ऑफ फर्स्ट एनर्जी लेवल ये क्या था, 0 ग्राउंड लेवल की थी हमारे पास। इसी को हमने किसको दे रहा था, ये फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन की एनर्जी डिफरेंस, फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन का एनर्जी लेवल का आ रहा था। इसको हम निकाल के देखेंगे तो इसका जो एनर्जी लेवल आता है, जब वैल्यू पुट अप करेंगे तो ये आता है 1 माइनस 2xe इंटू ओमेगा, इसके इक्वल है। इसको सोल्व करके देख लेंगे अभी बच्चे। फिर क्या हुआ, अगर डेल्टा ई 0 से 2 पे जा रहा था तो ये क्या होगा, एनर्जी ऑफ 2 माइनस एनर्जी ऑफ 0, इसको हमने क्या बोला था, फर्स्ट ओवरटोन। जो फर्स्ट ओवरटोन की एनर्जी आ रही थी वो किसके आएगी, 1 माइनस 3xe इंटू 2 ओमेगा। देखो कुछ नहीं करना बच्चे, 2 था इसमें 3 कर दो, इसके आगे एक 2 मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही अगर डेल्टा ई 0 से 3 पे जाएगा तो ये क्या होगा, एनर्जी ऑफ 3 माइनस एनर्जी ऑफ 0, ये जूल्स, ये सेंटीमीटर इनवर्स में है, क्योंकि यहां पर ऐसा करें तो ये ऐसा सेंटीमीटर इनवर्स में आ रखा है, तो ये क्या आ जाएगा, सेकेंड ओवरटोन की, सेकेंड ओवरटोन का, सेकेंड ओवरटोन क्या आ गया, 1 माइनस 3 की जगह क्या करो, 4xe इंटू 3 ओमेगा ई, ऐसा ये मल्टीप्लाई में 3 ओमेगा ई। ऐसे ही डेल्टा ई जब हम 1 से 2 में जाएंगे, जिसको हमने बोला था E2 माइनस E1, जिसको हमने बोला था हॉट बैंड, जिसकी इंटेंसिटी हाईएस्ट टेम्परेचर पे इंक्रीज होती है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू 1 माइनस 4xe तो रखेंगे, लेकिन अब 3 को हटा के ओमेगा ई के इक्वल कर दो, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा ई एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा बच्चे हमारे पास। अब क्या उसको निकाल के देखें तो E1 की एनर्जी क्या थी, देखो इसी को हम सोल्व करके देखते हैं। तो E1 की जो एनर्जी एन हार्मोनिक के अंदर थी वो क्या था, E1 अगर ये 0 का था, E1 की वैल्यू आ गई थी हमारे पास 3/2, क्योंकि जे म्यू इक्वल्स टू 0 के लिए थे 1/2 ओमेगा ई, फिर v इक्वल्स टू 1 के लिए था 3/2 ओमेगा ई, तो दिस इज 3/2 ओमेगा ई माइनस, जब हमने 1 रखा यहां पे 1 रखा तो 9/4
ओमेगा ई इंटू एक्सी आ गया था, ये आ गया था। अब क्या करेंगे, ये एनर्जी हो गई E1 के लिए। अब माइनस किसकी एनर्जी निकालेंगे बच्चे, एनर्जी निकालेंगे जीरो। तो जीरो जब हमने रखा था तो 1/2 ओमेगा ई था, माइनस 1/4 एक्सी इंटू ओमेगा ये था। तो इसके आगे माइनस का अगर सिंबल इसको रब करके हम दिखाएं तो हम कैसा दिखा सकते हैं, इक्वल्स टू माइनस करके। ये तो अभी हमने लिख ही लिया। माइनस का क्या हो गया, 1/2 ओमेगा ई माइनस 1/4 ओमेगा ई इंटू एक्सी। तो क्या हुआ, ये एनर्जी लेवल जीरो के लिए था। क्या वैल्यू आ जाएगी, 3/2 ओमेगा ई माइनस 1/2 ओमेगा ई। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3/2 माइनस 1/2, 2/2 ओमेगा ई। 2/2 ओमेगा का मतलब ये क्या हो गया, ओमेगा ई आ गया बच्चे। ये तो यहां से क्या बचेगा, माइनस 9/4 ओमेगा ई इंटू एक्सी। यहां से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये प्लस 1/4 ओमेगा ई इंटू एक्सी। तो 9/4 1/4 तो क्या हो गया, माइनस 8/4 ओमेगा ई इंटू एक्सी 2। तो क्या हो गया, ओमेगा ई कैंसिल, मल्टी बाहर कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2xe इंटू ओमेगा ई। ये ऐसा हो गया बच्चे, देखो यही हम लोगों ने अभी निकाली थी यहाँ पर 1 माइनस 2xe ओमेगा ई। फिर क्या हो गया, 0 से 1 माइनस 3xe ओमेगा ई 2 इंटू, फिर 0 से 3 1 माइनस 4 3 इंटू। अगर हॉट बैंड निकालेंगे तो 2 की एनर्जी माइनस 1 की एनर्जी। तो ये आ गया हमारे पास। तो आपके एग्जाम्स के अंदर क्या आ सकता है कि भाई जो हार्मोनिक एन हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसकी जो हम बनाते हैं एनर्जी लेवल बनाएंगे इस तरीके से बनाते हैं, और यहाँ पे इसका डिसोसिएशन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है बच्चे। इस तरीके से क्या हुआ जब हम बात करते हैं इस तरीके से, और लेकिन हार्मोनिक के अंदर ये ऐसा ऐसे कैसा, ये ऐसा आना चाहिए, ये यहाँ पर ऐसा आना चाहिए। हार्मोनिक के केस में ऐसा होना चाहिए था, ये हार्मोनिक और ये क्या हो गया, एन हार्मोनिक। और इसमें एक ही चीज ध्यान रखनी कि इसका जो एनर्जी डिफरेंशियल लेवल्स का वो क्या होने लग जाता है, डिक्रीज हो जाता है जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती है हमारे पास। लेकिन हार्मोनिक के अंदर ऐसा नहीं होता, उसके अंदर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसमें एक ही चीज ध्यान रखनी है एक और, कि जो ये हॉट बैंड होते हैं ये हाई टेम्परेचर पे ही अराइज होते हैं, क्योंकि नॉर्मली ये ग्राउंड स्टेट इसका पॉपुलेटेड होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा हायर एनर्जी लेवल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, हायर एनर्जी लेवल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन इंक्रीज होगी, तो इनकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं हॉट बैंड। तो ये था हमारे पास एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसका एनर्जी का एक्सप्रेशन, उसकी एनर्जी के डिफरेंस, उसका इस टाइप से हम क्या बना सकते हैं, उसका स्पेक्ट्रा बना सकते हैं।